स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं के लिए आ चुका है एक पेपर जो कि हम हल करेंगे। ये वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा यानी कि 2024 की परीक्षा के लिए एक पेपर सोल्व करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो यकीन मानिए 75/75 आप ठोक के आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे पीछे के आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें भी कंप्लीट वॉच कीजिए। ये फिजिक्स के ऊपर तीसरा वीडियो है। अगर आपने इस तीनों वीडियो को कंप्लीट कर लिया तो 75/75 तो मैं क्या बताऊं। देखिए 70 का पेपर आता है आपका। ठीक है, 70 में से आप 100 ठोक के आ जाएंगे। लो, 70 में से 100 आ जाएंगे आपको। अब क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा हूँ। देखिए मजाक की बात है। 70 में से आपको 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। जिन विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है उन्हें ये वीडियो देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्लस पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बिना अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही सॉल्यूशंस में लाता रहूँगा। चलिए बिना किसी टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 दे रखे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहला जो क्वेश्चन है दे रखा है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो देखिए किस जो उपकरण का उपयोग है आपका वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड क्या होता है, ये पश्च अभिनति में उपयोग होता है इसका। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है ये। ठीक है, जेनर डायोड यह उत्क्रम अभिनति में इसका उपयोग किया जाता है। उत्क्रम अभिनति यानी कि पश्च अभिनति। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह उत्क्रम अभिनति में बनाया गया ऐसा स्पेशल पीएन संधि डायोड होता है जो वोल्टेज नियंत्रण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यह इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है वोल्टेज नियंत्रण के रूप में। और कैसी अभिनति में जोड़ते हैं इसको, पश्च अभिनति यानी कि उत्क्रम अभिनति में रिवर्स वाइस में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जेनर डायोड यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओमी प्रतिरोध। तो देखिए ओमी प्रतिरोध यानी कि ऐसा प्रतिरोध जिसमें करंट आ जाता है। ठीक है, ओमी प्रतिरोध क्या होते हैं, देखिए पूर्णतः जो धातु होती है उन्हें कहते हैं ओमी प्रतिरोध, और अनोमी प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जैसे कि कुचालक या फिर अर्धचालक। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर होगा नहीं क्योंकि अर्धचालक होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड होगा नहीं क्योंकि अर्धचालक होता है, संधि डायोड होगा नहीं क्योंकि अर्धचालक होता है, तांबे का तार इसका करेक्ट आंसर आने वाला है बी ऑप्शन, क्योंकि तांबे का तार क्या होता है, एक धातु होती है। ठीक है, तो ओमी प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, तांबे का तार यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है, ज़्यादा आपको बताना है या बराबर होती है। तो देखिए अब मेरी बात ध्यान दीजिए कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसमें जो नेत्रिका की फोकस दूरी है वो अभिदर्शक की दूरी से होती है ज़्यादा। ठीक है, ये आपको सब बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होती है नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है एफ, वो किससे अधिक होती है, अभिदर्शक की फोकस दूरी एफ ओ से। ठीक है, एफ ई अधिक होती है एफ ओ से। लेकिन खगोलीय दूरदर्शी अगर पूछा जाए तो खगोलीय दूरदर्शी में उल्टा हो जाएगा, यानी कि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक होगी नेत्रिका की फोकस दूरी से। दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों क्वेश्चन का खास ध्यान रखना है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की जो फोकस दूरी होती है वो अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है, और खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आपको खास ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने के 100% इसके चांसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है। तो देखिए या तो वो प्रोटॉन हो या वो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए प्रोटॉन पे कितना वजन होता है प्रोटॉन का, तो 1.6 इंटू 10⁻, सॉरी एक बार और मैं लिख देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो देखिए या तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, उन दोनों पे आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले करेंगे स्वप्रेरकत्व का सूत्र लिखूंगा मैं, क्योंकि रट्टा, देखिए रट्टे से कुछ नहीं होगा, आप रट्टा मार लो, इसमें ये मैं ऑप्शन बता सकता हूँ कि इसमें प्रवाहित धारा पर क्या होगा, उससे रट्टा मार लिया। लेकिन अगर परीक्षा में आ गया ऐसा दूसरा ऑप्शन बना के दे दिया उसने, तो वो भी तो ज़्यादा जरूरी है ना। तो देखिए
कुंडली का स्वप्रेरकत्व का सूत्र मैं लिखता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप अपन मैच करेंगे। देखिए एल बराबर होता है μ0 n स्क्वायर ए बटे एल। अब देखिए इस सूत्र में जो जो दिख रहा है आपको उस पर निर्भर करती है और जो जो नहीं दिख रहा है उस पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए कुंडली की लंबाई पर तो देखिए कुंडली की लंबाई इसमें एल अपॉन में है तो निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है कुंडली की त्रिज्या पर, तो देखिए ए में पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्योंकि इसका क्षेत्रफल होता है तो आर भी इसमें आ गया तो ये भी है। कुंडली की फेरों की संख्या पर, तो फेरों की संख्या भी है एन स्क्वायर, तो इसमें आई अपन को कहीं भी नहीं दिख रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। ठीक है, तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण पर। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको डायनेमो किस पे कार्य करता है। डायनेमो यानी कि एसी जनित्र, डायनेमो करता है कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, ये भी जहर है बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, डायनेमो अगर पूछा जाए तो उसमें करेंगे आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ट्रांसफार्मर पूछा जाए तो उसमें करेंगे आप अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो देखिए अब ध्यान दीजिए, तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगर आवेश स्थिर हो यानी कि आवेश का वेग 0 हो तो वहाँ पे केवल उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पहली बात। अगर आवेश स्थिर हो तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात, अगर आवेश गतिशील है लेकिन वेग उसका कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे होगा विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आवेश गतिशील तो है लेकिन उसका वेग स्थिर नहीं है, ठीक है, यानी कि उसमें त्वरण है, वेग में परिवर्तन है यानी कि वहाँ पे त्वरण है, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होगी। ठीक है, रट्टा बंद कीजिए, जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तीनों क्वेश्चन में से अगर कुछ भी पूछा जाए तो आप फोड़ देंगे अब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है त्वरित आवेश से, यानी कि इसका वेग निश्चित नहीं होगा, वेग नियत नहीं होगा। ठीक है, तो वेग नियत नहीं होगा तो क्या होगा? त्वरित आवेश होगा। बिल्कुल सही बात है, तो त्वरण से उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। चलिए इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव यानी कि सही विकल्प हो जाएंगे। ठीक है, विच इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, तो जेनर डायोड इसमें आ जाएगा। ओमी रेसिस्टेंस कौन है? कॉपर वायर है। फोकल लेंथ क्या होगी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आई ऑब्जेक्ट से अधिक होगी। ठीक है, और मिनिमम चार्ज क्या है प्रोटॉन पे? तो 1.6 × 10⁻⁻19 है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट ऑफ द कोयल। ठीक है, और ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन पे ये बेस्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज, यानी कि त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। तो मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको बता दिया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं और हिंदी वाले अपने अकॉर्डिंग हिंदी में मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इनका खास ध्यान रखना है आपको, परीक्षा में पूछे जाने के 100% चांस है और यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो मैंने कल ही आपको जो आज वीडियो डाला था उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है गामा। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे तो होती है गामा। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य यानी कि सबसे अधिक लेमड़ा किसका होगा? लेमड़ा तरंग दैर्घ्य का से दर्शाया जाता है इसको, तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य वाली किरणें होंगी रेडियो। ठीक है, ध्यान देना है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की किरणें तो रेडियो तरंगे। सबसे कम आवृत्ति की अगर पूछी जाए तो रेडियो, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य की तो होगी गामा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाएंगी? गामा किरणें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है? तो देखिए धारावाही परिनालिका मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपका कोई तार होता है, इस पर अगर हम कुंडलियाँ इस प्रकार से लपेट दें तो ये बन जाती है आपकी परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करती है? तो एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, धारावाही जो परिनालिका होती है वो दंड चुंबक, ठीक है, दंड चुंबक यानी कि छड़ चुंबक भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे बार मैग्नेट बोलते हैं। तो ये किसकी तरह व्यवहार करती है? बार मैग्नेट यानी कि दंड चुंबक की तरह ये व्यवहार करती है। ठीक है, अगला है मीटर सेतु किस पर कार्य करता है? तो देखिए मीटर सेतु मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। 100 सेंटीमीटर लंबा ये एक सेतु होता है। ये किस पे कार्य करता है? ये करता है व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य। ठीक है, व्हीटस्टोन
सेतु, इसकी सहायता से हम अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु पर कार्य करता है। मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन सेतु पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो देखिए, अगर जल के बाहर हो तो जल के बाहर वायु का बुलबुला करेगा किसकी तरह? इसका शेप कैसा दिख रहा है आपको? उत्तल लेंस की तरह। लेकिन अगर इसको हम जल में डुबो दें तो ये जल में डुबोने पर इसकी प्रकृति बदल जाएगी, यानी कि कैसा हो जाएगा? ये अवतल लेंस बन जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस। ठीक है, अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा हो जाएगा? अवतल लेंस की तरह व्यवहार ये करेगा। नैंड गेट का देखिए, इस साल तो ये सिलेबस में सट गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a.b पे बार। ठीक है, ये इस बार सिलेबस में से रिड्यूस्ड कर दिया गया है इसको, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। लेकिन अगर हो जाए, मान लो अगर ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर नहीं आए, तो y बराबर a.b पे बार मैंने आपको ये बता दिया है, ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है? तो देखिए, आकाश का नीला दिखाई देना और खतरे का सिग्नल का लाल होना सभी एक ही कारण है, सभी का एक ही कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, फैलने की क्षमता को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला रंग, इसकी तीव्रता कम होती है, इसलिए हमें नीला रंग अधिक तीव्र दिखाई देगा। ठीक है, इसके लिए तो प्रकीर्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश के का रंग नीला दिखाई देता है और इसी के कारण ही खतरे के सिग्नल लाल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव रिक्त स्थान में जोड़ते हैं? तो देखिए, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यहाँ से मैं 4 क्वेश्चन तैयार करूँगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल है जहर। क्या है? जहर। ठीक है, जहर का मतलब समझ जाओ कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो वो होगा समांतर क्रम। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो वो होगा श्रेणी क्रम। अब मेरी बात ध्यान देना, ये तो हो गए विद्युत परिपथ में जोड़ने पर। अगर आ जाए कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे और धारामापी को अमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए, धारामापी को वोल्ट मीटर में, पहले मैं बता देता हूँ कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे लगाते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगाते हैं उच्च प्रतिरोध कतार। ठीक है, काय के लिए? धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं उच्च प्रतिरोध कतार, और धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में लगाते हैं हम कम प्रतिरोध कतार। ठीक है, चारों के चारों क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए सुनिए। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। विद्युत परिपथ में अमीटर को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में। धारामापी के साथ वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं चेंज करने के लिए, तो वो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। और अगर धारामापी को अमीटर में बदलना हो तो उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं हम समांतर क्रम में। चारों के चारों क्वेश्चन बिल्कुल है जहर। ठीक है, जहर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, इस प्रकार से आपके कंप्लीट रिक्त स्थान हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करते चलिए साथ में, और साथ के साथ नोट करते चलिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देखिए जोड़ी है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका सूत्र होता है -V0/U0 कोष्टक में 1+D/FE। ये सूत्र होता है सरल संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी होती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसका ये सूत्र होता है -V0/U कोष्टक में 1+DF। ठीक है, DFE। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है ब्रूस्टर का नियम। तो देखिए, ब्रूस्टर का नियम होता है μ = 10IP। ये ध्रुवण से संबंध रखता है, ये आपने तरंग प्रकाशिकी में पढ़ा होगा। जो ब्रूस्टर का नियम है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का ध्रुवण, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है वो ध्रुवण कोण की स्पर्श जाके बराबर होता है, स्पर्श यानी कि tan थीटा। ठीक है, तो μ = 10IP आपका सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरक्त किरणें। तो देखिए, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर हमें विद्युत चुंबकीय तरंगे वाले चैप्टर में दिक्कत आ रही है, उसके जो खोज करते हैं उनके नाम याद नहीं हो रहे हैं। तो चलिए, इसी बात के लिए हाजिर है एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक जो आपने कहीं भी नहीं पढ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं उस ट्रिक को। अगर ये ट्रिक पसंद आए, अगर 2 नंबर आपके पक्के करने हो तो इस ट्रिक को वॉच कीजिए, देखिए, रट डालिए, और अगर ये बात पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, GEPDAMR यानी कि गैप डामर, एक शब्द याद करना है आपको, गैप डामर। ठीक है, गैप डामर ये होती है अपनी तरंगे, यानी कि गामा X
पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, यानी कि सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ये होती है अपनी तरंगे। इनका क्रम कैसे होगा? तरंग दैर्घ्य का तो होगा बढ़ता क्रम और आवृत्ति का कैसा होगा? घटता क्रम। यानी कि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? गामा की। सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी? रेडियो की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? गामा की। और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होगी रेडियो की। ठीक है, तो गैप डामर ये है आपका। ठीक है, अब इसके खोजकर्ता की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। इसके खोजकर्ता की ट्रिक है बेरोड नवीहम। क्या है? बेरोडनवीहम। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ वैज्ञानिकों के नाम। बेरोडनवीहम याद रखना है आपको, एक याद रखना है गैप डामर। देखिए, गामा किरणों की खोज की थी बेक्यूरल ने, एक्स किरणों की खोज की थी रोंटजन ने, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी डब्ल्यू रिटर ने, दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने, अवरक्त किरणों की खोज की थी विलियम हर्शेल ने, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों की खोज की थी हर्ट्ज ने, और रेडियो तरंग की खोज की थी मार्कोनी ने। ठीक है, आई प्रश्न ट्रिक गैप डामर और बेरोड नवीहम, रट डालो इसको। अगर ट्रिक पसंद आ गई हो, समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर हमें पसंद आ गई है, ट्रिक अच्छी लगी, और वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है आपको। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ऊर्जा का वैसे मात्रक जूल होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपके होते हैं। ठीक है, ऊर्जा का इसलिए छोटा मात्रक होता है, ये बड़ा मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का मात्रक। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका डायनेमो। डायनेमो का मैंने अभी बताया था, जस्ट रिपीट ही किया था कि डायनेमो का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे इसका सिद्धांत कार्य करता है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कार्य करता है आपका अन्योन प्रेरण पर। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो डायनेमो का आंसर क्या आ जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीटर। देखिए, अमीटर काय का नापने का यंत्र होता है, धारा मापने का यंत्र होता है अमीटर। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता वोल्ट मीटर या विभव मापी, तो उसका आंसर आ जाता विभव नापने का यंत्र। ठीक है, तो इसका अमीटर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? धारा नापने का यंत्र। विद्युत सामर्थ्य यानी कि विद्युत शक्ति, कल के जो सुबह वाला वीडियो आया था उसमें मैंने 3 इसके फॉर्मूले बता दिए थे। विद्युत सामर्थ्य यानी कि पी बराबर क्या होता है? VI होता है। ठीक है, P बराबर VI, तो ये आपका सूत्र होता है। इसके अलावा भी और भी सूत्र होते हैं जो मैंने वीडियो में बता दिए थे, यहाँ मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? VI। ठीक है, तो P बराबर VI आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको जोड़ी बता दी है, आपको समझ में आई होगी होपफुली। ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं समझ में आई कि नहीं, अन्यथा मैं एक बार और इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो देखिए, जो लेंस की क्षमता होती है यानी कि P पावर ऑफ लेंस, ये होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि 1/f होती है मीटर में। इसकी परिभाषा भी आप बोल सकते हैं कि मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से निर्भर करती है कि लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो व्युत्क्रम होती है किसकी? लेंस की क्षमता की। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? तो देखिए, ये आल्दो सिलेबस में से हट चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि नोर जो गेट होता है, नोर गेट, इसको व्युत्क्रम गेट कहा जाता है। इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हट चुका है। ठीक है, चलिए लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। वीडियो को हल्के में मत लेना है, हल्के में मत ले लेना वीडियो को। ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेंज के नियम, किरचॉफ के नियम जो मैंने बताए हैं, डायनेमो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, ये सब आएंगे परीक्षा में। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है लेंज का नियम। और अगर किरचॉफ का नियम देखिए, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, तो पहला नियम जो है वो आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। अलग से जो चीज़ें बता रहा हूँ उनका खास ध्यान रखिए। किरचॉफ का पहला नियम करता है आवेश संरक्षण पे कार्य और दूसरा नियम करता है ऊर्जा संरक्षण पे कार्य। ठीक है, तो अलग से जो चीज़ें बता रहा हूँ उनका भी खास ध्यान रखिए क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैं इसी टाइम पे ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो लेंज का नियम क्या आ जाएगा इसका आंसर? लेंज का नियम कार्य करता है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहली आवृत्ति क्या है? सुबह भी इस वीडियो पे इस क्वेश्चन पे बात की थी मैंने, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि देहली आवृत्ति क्या होती है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश पर इलेक्ट्रॉन, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता, ये न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो रटने, देखिए रटने का काम है ही नहीं इस यूट्यूब चैनल पे, रटने का तो काम है नहीं। मैं आपको कॉन्सेप्ट विथ समझाऊंगा तो आप ही बोल दोगे कि हाँ सर ऐसे बढ़ाई जा सकती है। फॉर्मूला याद रखना है आपको एक, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। चलिए, जो खगोलीय दूरदर्शी होती है उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है m बराबर F0 या FO बटे FE। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। FO क्या होता है, F0 ये होती है ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी यानी कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी। ठीक है, अभिदृश्यक की। और FE क्या होती है, I यानी कि अपनी नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, एफ ही किस में है, बटे में। तो अगर इसको कम करेंगे तो ये अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये है ऊपर तो इसको ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जो खगोलीय दूरदर्शी होती है इसकी आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करके तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी को अधिक करके। ठीक है, ये होता है रटना और कॉन्सेप्ट को समझने का फ़र्क। ठीक है, एफ ओ यानी कि ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी यानी कि अभिदर्शक की फोकस दूरी, तो अभिदर्शक की फोकस दूरी अगर बढ़ा दें तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर ये इसको कम कर दें क्योंकि ये बटे में है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेत्रिका की फोकस दूरी को कम करके तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी को बढ़ा के हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर V हो तो V बराबर V अपॉन K होता है। ठीक है, तो कुचालक माध्यम रखने पर विभव का मान क्या हो जाता है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पूछा जाता धारिता, तो धारिता C बराबर C के गुना हो जाती है, यानी कि कुचालक माध्यम रखने पर धारिता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, धारिता का मान बढ़ जाता है तथा वोल्टेज या विभव का मान घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विस्थापन धारा, तो देखिए विस्थापन धारा आपकी क्या होती है, I डी बराबर, इसका सूत्र होता है डी फाई ई अपॉन डी टी। अब इसकी मैं परिभाषा बता देता हूँ। देखिए डी फाई ई क्या है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है। तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। बस आपको इतना सही लिखना है कि विस्थापन धारा ऐसी धारा होती है जो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी कि बटे में डी टी आ गया, तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ओम के नियम की दो सीमाएं क्या है। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि ओम का नियम होता है V समानुपाती होता है I के। यहाँ से समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा V बराबर RI। R क्या होता है, चालक का प्रतिरोध होता है जो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो देखिए ओम के नियम की जो दो सीमाएं आप कोई सी भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली सीमा तो इसकी ये है कि यहाँ केवल धातुओं के लिए सत्य है। ठीक है, यहाँ केवल धातुओं के लिए सत्य है। ठीक है, धातुओं जो चालक होते हैं उनके लिए सत्य है, कुचालक और अर्धचालकों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, दूसरी जो सीमा इसकी लिमिट है वो हो सकती है कि यहाँ ताप, इसके लिए ताप का नियत होना जरूरी है। तापमान का भौतिक अवस्था में चेंज नहीं होना चाहिए, ताप में, दाब में, ठीक है, लंबाई में, इनमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो ताप, दाब आदि नियत होने चाहिए। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम भी आप लिख सकते हैं। दो नियम है इसके। देखिए पहला नियम तो ऐसा है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग यानी कि समेशन I बराबर 0 होता है। ये होता है पहला नियम, आवेश संरक्षण पे ये कार्य करता है। और दूसरा नियम होता है इसका कि जो धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल होता है वो उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये होता है ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। ठीक है, तो दोनों आप कर सकते हैं, दोनों इजी क्वेश्चन है। लॉरेंज बल क्या होता है, देखिए लॉरेंज बल ऐसा बल होता है कि अगर कोई गतिशील कण हो, आवेश हो, वो अगर चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करे, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करे तो उस पर एक बल कार्य करता है F। ठीक है, उस बल को ही क्या कहते हैं हम, लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, F बराबर क्वाप साइन थीटा, इसका सूत्र होता है F बराबर क्वाप यानी कि QV साइन थीटा, ये होता है इसका सूत्र क्वाब। ठीक है, ये ट्रिक है इसको रटने की, क्वाप साइन थीटा। ठीक है, क्वाप साइन थीटा, F बराबर क्वाप साइन थीटा, ये होता है लॉरेंज बल। कि यदि कोई गतिशील कण चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रवेश करे तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसे लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर को भी आप परिभाषित कर सकते हैं। देखिए I बराबर सूत्र होता है I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से आप 1 एम्पियर की परिभाषा बना सकते हैं, दोनों की जगह 1 रख के, कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो एम्पियर 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक परावर्तक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसको म्यू बराबर 10 IP से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो देखिए फैराडे का दूसरा नियम होता है कि जो विद्युत भाग बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये माइनस चिन्ह इसलिए लगता है क्योंकि माइनस चिन्ह इस बात का सबूत है, इस बात का द्योतक है कि जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है वो जो विद्युत भाग बल है उसमें उसका विरोध करता है। ठीक है, तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है कि जो प्रेरित विद्युत भाग बल है उसका मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये होता है फैराडे का दूसरा नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। तो देखिए आप कर सकते हैं, स्वप्रेरण क्या होता है, इसमें एक कुंडली होती है, इसमें दो कुंडली होती है, दोनों के जो मात्रक होते हैं वो हेनरी होते हैं। ये इसका अंतर हो जाएगा, आप लिख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि फाई ई का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर होता है EDS कोस थीटा। ठीक है, EDS कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री, कोस 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है, देखिए रेले का प्रकीर्णन नियम आपने पढ़ा होगा कि तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ अनुक्रमानुपाती होती है ये। ठीक है, तो लैम्बडा सबसे ज़्यादा किसकी होती है, यानी कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल की होती है, तो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो इसकी फैलने की क्षमता उतनी कम हो जाएगी, इसलिए लाल रंग हमें दूर से ही नजर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो देखिए माध्यम का अपवर्तनांक एक तो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं आप। दूसरा आप कर सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य, तो देखिए जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/λ होता है। ठीक है, तो लाल रंग का अगर तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम हो जाएगा। अगर लाल रंग की जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो आप कर सकते हैं कि संग्राहक प्लेट पी का जो लेनार्ड ने प्रयोग किया था, प्रकाश विद्युत प्रयोग किया था, उसने प्रायोगिक पुष्टि की थी प्रकाश विद्युत समीकरण की, वो आइंस्टाइन ने तो दी थी लेकिन प्रयोग किया था लेनार्ड ने। तो लेनार्ड एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था कि संग्राहक प्लेट पी का वहाँ ऋणात्मक विभव, वहाँ माइनस में विभव, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे कहते हैं हम निरोधी विभव, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, संतप्त विभव भी से बोला जाता है। नंद गेट ये हट चुका है। एन और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर देख लेते हैं। देखिए जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं इनमें मिलाई जाती है पंच संयोज्य शुद्धि। मैंने ट्रिक बताई थी, नहीं पसंद ऐसे सब भाई वो वीडियो आप कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। ठीक है, पंच संयोजी इसमें शुद्धि मिलाते हैं। पी प्रकार के में बागी 3 की मैंने ट्रिक बताई थी, बागी 3 बोलान एलियम गैलियम इंडियम। ठीक है, तो बागी 3 ये इससे ट्रिक बताई थी, इसमें कैसे शुद्धि मिल सकती है, त्रिसंयोजी शुद्धि इसमें मिलाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और पी प्रकार के अर्धचालक में होल की संख्या अधिक होती है, ये आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसी विद्युत परिपथ में R1 तथा R2, देखिए R1 और R2 आपको समांतर श्रेणी दोनों क्रम में आपको करना है। देखिए ये होता है श्रेणी क्रम, इस प्रकार से हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम होता है इस प्रकार से अगर तीनों क्रम ये ऐसे हों। ठीक है, तो इनमें जो तुल्य प्रतिरोध होता है इसका व्यंजन आपको करना है। देखिए जो श्रेणी क्रम होता है इसमें तुल्य प्रतिरोध होता है सभी का योग R1 + R2 + R3, और जो समांतर क्रम होता है उसमें होता है R बराबर 1/R बराबर 1/R1, इसमें बटे में जाता है 1/R2 + 1/R3। इस प्रकार से आपको कंप्लीट डेरिवेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए विद्युत भाग बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध देखिए, ये वाला आपको करना है। आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक R बराबर R E/V-1, ये इसका व्यंजक होता है, तो आपको करना है, ये कंप्लीट करना है, रात में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीटर सेतु, देखिए मीटर सेतु का चित्र बनाइए, तो आप मीटर सेतु का चित्र बना सकते हैं, इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे एस एक बॉक्स होता है, ये आप कर सकते हैं। सिद्धांत इसका मैंने बता दिया है, व्हीटस्टोन सेतु पे ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी में आप अंतर लिख सकते हैं, या फिर लेंसों का संयोजन करके ये वाला भी कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेंस की ये उत्तल लेंस रखेंगे संयोजन में, और इनको यहाँ पे ऐसा प्रकाश की किरण जाएगी, ये मिल जाएगी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, आपने पढ़ा होगा, आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। ये संयोजन में रखे दो लेंसों के लिए व्यंजक होता है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपचय ट्रांसफार्मर वोल्टेज 11,000 वोल्ट, तो देखिए न्यूमेरिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो IP यानी कि जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है IP/IS, और ये उल्टा होता है NS बटे
NP यानी कि फेरों की संख्या, और यही इसके बराबर होता है VS/VP। तो इससे आप सोल्व कर सकते हैं। ये होता है वोल्टेज, ये होता है फेरों की संख्या, और ये होती है अपनी धारा। ठीक है, इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों का इसमें कार्य है, धारा का तो कोई कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली में दे रखा है 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली का प्रेरकत्व L यानी कि कितना हो जाएगा, 100 हेनरी हो जाएगा। तो संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 Li²। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ। 1/2 Li² से इसका सोल्व करेंगे। तो देखिए 1/2 ऐसे कैसे ही रहेगा, L का मान यहाँ पे दे रखा है 100 और धारा का मान दे रखा है 4। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चुक 16। ठीक है, 2 से हम काट देंगे इसको 50 बार और 50 का गुना कर देंगे 4 में, तो 5 चुक 20 यानी कि 200। 200 का फिर से गुना होगा 4 में, तो 800 जूल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो देखिए, प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 Li², और अगर पूछा जाए संधारित्र में संचित ऊर्जा तो होता है U बराबर 1/2 CV²। ठीक है, इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन आपको खास ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल इन पे कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए लॉजिक गेट हट चुका है। पीएन संधि डायोड बार बार कह रहा हूँ, हर बार ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखिए, पीएन संधि डायोड का अग्रभिन्नति में यूज, तो ये आपकी पीएन संधि डायोड होता है। पीएन जंक्शन यहाँ पे पी होता है। अगर पी को हम प्लस से जोड़ दें, प्लस सिरे से, और एन को जोड़ दें हम ऋण सिरे से, तो इसे कहते हैं हम अग्रभिन्नति। इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। संधारित्र क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र C बराबर K/ε0/d। ये जो सोल्व आपको करना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, बार बार कह रहा हूँ। हर वीडियो, हर जो एक एक क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट कर लो। 3 वीडियो बनाए हैं, केवल 3 वीडियो से पेपर आउट, लीक एक प्रकार से। ठीक है, डिट्टो छाप दूंगा एज इट इज़। पेपर वाले दिन जो आपका पेपर होगा, बाहर निकलोगे अलग ही खुशी नज़र आएगी। हाँ सर, जो आपने बताया था वही आया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको करना है। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए, जब समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश, ठीक है, विजातीय आवेश यानी कि एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए। जब समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, यानी कि 12 दूरी पर स्थित हो, तो इस निकाय को कहते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। AC जनित्र वाला कर सकते हैं आप। AC जनित्र क्या होता है, AC जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, AC जनित्र इसे कहते हैं। और इसका चित्र बना दीजिए और इसका सिद्धांत लिख दीजिए। इसका सिद्धांत करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य। मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे यह कार्य करता है। ठीक है, LCR परिपथ आप कर सकते हैं, 7 पार्ट में से पूछा गया है। ये होता है आपका C, ये होता है आपका L, और ये होता है R। ठीक है, LCR ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 5 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से MP बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स को मैंने सारे के सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बता दिए हैं। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इस पेपर को रट डालो रात भर, क्योंकि यही परीक्षा में इसमें से ही आने वाला है कंप्लीट। ठीक है, और मैंने इसके 3 वीडियो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, तो उन तीनों वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।